बहुत तेजी से बढ़ा। तीसरा लहर आने की संभावना जताई जा रही है। आरा का चंदवा इलाका है, बाबू जगजीवन राम जो पूर्व प्रधानमंत्री का ये इलाका है। किसी ज़माने में यहाँ इलाज भी हुआ करता था, अभी फ़िलहाल नहीं हो पा रहा है और भयावह स्थिति है। पिछले साल तो उतना नहीं था तो लोग यहाँ सतर्क थे, लेकिन इस बार उसने देखने को नहीं मिल रहा है। स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर किस तरीके का देखने को लोगों में मिल रहे हैं? देखिए, स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर के यहाँ स्वास्थ्य उप केंद्र पहले स्वर्गीय बाबू जगजीवन राम के मकान में, उस समय वर्तमान मैंने मीरा कुमार लोकसभा अध्यक्षता थी, उनके मकान में चल रहा है, लेकिन न जाने किन कारणों से वो मैंने लंबे समय से बंद है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ जितनी जनसंख्या ज़्यादा है, इस पूरे लोकेशन में कहीं भर भी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र या उपकेंद्र नहीं स्थापित नहीं है। तो इधर जो वैक्सीनेशन कराने के लिए लोगों को कहाँ जाना पड़ता है? लोगों को वैक्सीनेशन कराने के लिए या तो ब्लॉक में जाएंगे या एक सेंटर है मौलाबाग जो कि नज़दीक पड़ता है, वहीं लोग जाते हैं। वैक्सीनेशन के संबंध में मैं सिविल सर्जन महोदय से स्वयं जाके मिला था कि सर, चूँकि यहाँ इस लोकेशन में किसी प्रकार का कोई स्वास्थ्य केंद्र नहीं है जहाँ वैक्सीनेशन की व्यवस्था हो सके, और मैंने मिलकर कहा था, लेकिन वो असमर्थता जाहिर किए कि नहीं। मैं बोला था कि मैं अपने कार्यालय में, आपका कार्यालय कहाँ पर? चंदवा कार्यालय चंदवा मोड़ पर जो है अवस्थित है जी, ब्राह्मण महासभा वाला। हाँ, ब्राह्मण महासभा का कार्यालय है, प्रधान कार्यालय है। मैं बोला था कि सर, मैं अपने कार्यालय को इस काम के लिए जितना समय लगे उतना समय मैं देने को तैयार हूँ, और आग्रह किया, लेकिन ये जो सरकारी तंत्र है वो सीधे जो है नकार गए कि नहीं, ये संभव नहीं है। तो क्या लगता है कि जो बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था, सबसे बड़ी बात है सिविल सर्जन भी तो स्वास्थ्य मंत्रालय से जुड़े हुए हैं, तो स्वास्थ्य व्यवस्था पर ही गड़बड़ी है, तभी तो इस तरीके का जितना उप स्वास्थ्य केंद्र हो या स्वास्थ्य केंद्र हो, पीएससी हो, सबके स्थिति छिपा हुआ नहीं है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि मैं सिविल सर्जन की बात नहीं करता हूँ, पूरे सरकारी तंत्र पे ये सवाल उठ गया। जब दूसरा कोरोना महामारी आई, एक आदमी का इलाज सरकारी हॉस्पिटल में नहीं हो पा रहा था सुचारू रूप से, लोग ऑक्सीजन को लेकर के तड़प के मर गए। कोई डॉक्टर कोविड वार्ड में नहीं जा रहा था। कौन जा रहे थे? तो हॉस्पिटल के कर्मचारी वगैरह जो है वही जाकर इलाज कर रहे थे। यदि कोई डॉक्टर बोल दे कि मैं जाकर इलाज कर रहा था, और जो लोग पीड़ित था उसमें भर्ती था, वो लोग बताए दवा का जो रूप है उसको फेंक दिया जाता था कि आप दवा ले लीजिए। ऑक्सीजन की बात जहाँ आती है तो ऑक्सीजन है, और फ्लो मीटर जो है आप लेके आइए तब जो है आपको ऑक्सीजन चढ़ेगा। फ्लो मीटर मार्केट में कहीं नहीं मिल रहा था। लोग 8-8 और 10-10 हज़ार रुपया में फ्लो मीटर लेकर के ऑक्सीजन चढ़वाए। और सबसे बड़ी बात है कि इस इलाज के दौर में 80% लोगों की जाने गई। अभी तो आप देख रहे होंगे लगातार कि कुछ निजी जो क्लिनिक है इलाज के नाम पर पैसे ले रहे हैं, और बहुत सारा पैसा भी चल रहा है। किसी के ऊपर अभी कोई खास कार्रवाई होता दिखाई नहीं दे रहा है। जो लोग एक दूसरे को आरोप लगा रहे थे उन्हीं खिलाफ ही लोग दूसरी तरह की बात कर रहे हैं, और एक तरीके से देखा जाए स्वास्थ्य व्यवस्था जो निजी हाथों में धीरे धीरे जा रहा है, ऐसे में तो साधारण तबके के लिए बहुत मुश्किल वाला समय है यह। तो देखिए, जितने भी प्राइवेट नर्सिंग होम हैं उन्होंने पूरी तरह इस कोरोना समय में लूटपाट मचाया, पूरी तरह से लूटपाट मचाया है इन लोगों ने। आप हर जो भी हॉस्पिटल जो है, जितने भी मरीज थे, आप उनसे पूछ लीजिए क्यों उनसे घंटों इतना रेट करके ऑक्सीजन का पैसा लिया जाता था। और आप एक दिन एडमिट होइएगा, आपसे 30,000-40,000 रुपया, चाहे क्यों ना आपको पैरासीटामोल खिला के हॉस्पिटल कैंपस में बेड पर रखा जाए तो आपसे 40,000 रुपया लिया जाएगा। एक दवा जो है जिसका कीमत 200 रुपये होता है, आप 2200 रुपया लेते हैं। क्यों? क्या सरकारी दायरे में ये नहीं आता है? क्या डीएम साहब को ये ज्ञात नहीं है? लगातार कंप्लेन पढ़ते जा रहा है। डीएम साहब को इस पर संज्ञान लेकर के सख्त कार्रवाई करनी चाहिए प्राइवेट नर्सिंग होम वालों पर। डीएम साहब ने कहा कि कार्रवाई होगा, लेकिन अभी तक तो सब कुछ सामने है। तो कहीं ना कहीं ये तो लगता है ना कि सरकारी व्यवस्था में कुछ कमियां हैं, जिसकी वजह से ऐसे लोगों का मन बढ़ता है। आश्वासन से तो होगा नहीं, इंस्टेंट एक्शन का समय है अभी तो। बिल्कुल,
माने ये समय जो है, या तो डीएम साहब जो है लाचार हैं, या उनका कोई जो है आदेश का पालन नहीं करता है। डीएम साहब यदि बोल के हट जाएं कि हमने जांच की जिम्मेवारी सिविल सर्जन को दे दिया है या दूसरे किसी एजेंसी को, तो ये जांच कब तक होगी, कार्रवाई कब होगी, संज्ञान कब लिया जाएगा? डीएम साहब तो इसको बताएंगे ना कि उसकी कोई अवधि होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि जांच में दे दी और 5 वर्षों तक जांच होते रहा। बिहार में लंबे समय से स्वास्थ्य मंत्री रहे मंगल पांडे, अभी भी हैं, यहाँ के प्रभारी मंत्री भी बन चुके हैं। भोजपुर की मैं बात करूं तो कई बड़े बड़े नेता हैं यहाँ से, जिला आपको विधान पार्षद हो, एमएलसी हो, उसके साथ ही साथ अवधेश नारायण सिंह भी यहाँ से हैं, अमरेंद्र प्रताप सिंह हैं, राजकुमार आरके सिंह हैं। लेकिन भोजपुर की स्थिति आपको नहीं लगता है कि भोजपुर के साथ कुछ सौतेलापन देखा जाता है? देखिए, जितने भी जनप्रतिनिधि लोग हैं, चाहे वो सांसद हो, विधायक हो, मंत्री हो, इनकी कार्यशैली किसी से छिपी हुई नहीं है। मैं जितने जिला के प्रतिनिधि लोग हैं, मैं सबकी बात कर रहा हूँ, इनकी कार्यशैली छिपी हुई नहीं है। आज जो है आप 50 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर हॉस्पिटल को कौन है कि आप प्रोवाइड करा दिए? जब लेने वाला था तो आपका सिस्टम कहाँ था? आपका सिस्टम पूरी तरह फेल, चाहे वो स्वास्थ्य मंत्री हो, यहाँ तक कि इवन मुख्यमंत्री, सारा सिस्टम सरकारी तंत्र पूरी तरह फेल रहा है। तीसरे जो लहर की बात की जा रही है, उसमें सबसे बड़ी बात है कि छोटे छोटे बच्चों पर इसका प्रभाव ज़्यादा पड़ेगा। अभी तो ब्लैक फंगस का समस्या आ गया है, तो तीसरे लहर के लिए कितना आपको लगता है? कल राजद के एक जो प्रवक्ता हैं, उन्होंने कहा कि लालटेन युग में कम से कम पीएससी तो चालू था, जंगल राज के दौर में, उन्होंने कटाच कहा या जो कहा, जंगल राज में तो कम से कम ये था कि जहाँ भी उप स्वास्थ्य केंद्र हो, छोटे मोटे स्वास्थ्य केंद्र थे, वो चलते थे। लेकिन इस मंगल राज में कहाँ ये सब उप स्वास्थ्य केंद्र चलेंगे? देखिए, उप स्वास्थ्य केंद्र जितने भी पूर्व में चल रहे थे, सभी बंद पड़े। आज सभी लोग जगा है कि इसको हम चालू करें। अब चालू करके आप सरकारी पैसा को बर्बाद ही कर दे तो उससे क्या लाभ होने वाला है? आज तक आपने लाभ नहीं लिया। इतने लोगों जो तड़प के मरे, जिनकी जानें चली गई, आपका सिस्टम टोटली फेल्योर रहा। अब आप क्या उसको चालू करके कीजिएगा? यह तो रही बात की तीसरी जो है कोरोना महामारी की लोग आशंका व्यक्त कर रहे हैं, तो तीसरी जो महामारी है उसके प्रति भी राज्य सरकार पूरी तरह सचेत नहीं है। वो भी हो सकता है कि हम लोग को झेलना पड़ेगा। लंबा समय हो गया है, लॉकडाउन की अवधि बढ़ रही है। लॉकडाउन में जहां एक तरफ लोगों को आग्रह किया जा रहा है कि बंद करें, उसमें लेकिन कई तस्वीरें सामने आती हैं। आए दिन लोगों के ऊपर लाठियां बरस रही हैं, उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, लाठियां बरसाना ये जो है किसी को अधिकार नहीं दिया गया है। लगातार कंप्लेन आ रहे हैं कि खास करके नगर थाने में जो है, जितनी सब्जी मंडी है, सब्जी वाले को, ठेले वाले को, कोई ब्राह्मण जा रहा हो पूजा करा के और श्राद्ध कराने, उसको मारा जा रहा है। क्यों मारा जा रहा है? किसने अधिकार दिया है आपको? और यदि आप मारेंगे तो आप भी कानूनी दायरे में आते हैं, आप पर भी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। मैं भी एक सवाल पूछता, आप तो खुद अधिवक्ता हैं, तो क्या इनके ऊपर किस तरीके का संज्ञान लिया जा सकता है? कौन से दायरे में ये आते हैं, थोड़ा सा बता दीजिए। देखिए, कानून सब पर एक बराबर है, चाहे वो कोई पुलिस पदाधिकारी हो या आम जनता हो। जिस तरह आम जनता पे कार्रवाई होनी चाहिए, पुलिस पदाधिकारी जो गलत कर रहे हैं उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, उन पर विभागीय प्रोसीडिंग चला करके भी कार्रवाई होनी चाहिए। तो यानी एक तरीके से पुलिस का कहना, उनका कहना कि लोगों को समझाया जा रहा है। कई बार तो ये भी देखने को मिलता है, उठक बैठक कराएं, ठीक है, ये तो न्याय संगत नहीं है, असंवैधानिक है, लेकिन उसके बावजूद भी रोज रोज यही देखने को मिलता है। व्यवसायी वर्गों में काफ़ी नाराजगी कि लॉकडाउन बढ़ते बढ़ते उनमें भी थोड़ा सा आक्रोश है। तो सरकार की तरफ से जो कल अज्ञाव विधायक ने कहा कि कोरोना भत्ता, क्योंकि सबसे ज़्यादा अभी तो प्रभावित हो रहे शिक्षित, यानी शिक्षा ग्रहण करना आज के समय में क्या लगता है कि अभिशाप बनते जा रहा है, क्योंकि एक शिक्षित व्यक्ति असामाजिक काम तो कर नहीं सकता है, उससे तो दूसरा काम होगा नहीं जो शिक्षा से रिलेटेड है, तो उससे ज़्यादा तो अच्छा होगा कि वो शिक्षा ग्रहण ना करे और कोई भी काम कर ले।
क्या कहते हैं? देखिए, शिक्षित और मध्यम वर्गीय परिवार जितने भी लोग हैं, सबसे ज़्यादा यदि प्रभावित और मारे जाते हैं तो ये मध्यम वर्गीय और शिक्षित परिवार ही मारे जाते हैं। आज जो है सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट बंद हैं, टीचर जो हैं घर बैठे हुए हैं। जितने भी सरकारी टीचर हैं उनको सरकार द्वारा वेतन मिलेगी, लेकिन जितने प्राइवेट शिक्षक हैं उनको क्या मिलने जा रहा है? सरकार का दिशा निर्देश जो भी जारी होता है, कहीं कोई इम्प्लीमेंट नहीं होता है। यही बात में पिछली बार सरकार के बार सरकार निर्देश दे रही कि प्राइवेट स्कूल वाले जो है फीस में जो है कटौती करे, ये करे, लेकिन कौन सा पालन हुआ? हर स्कूल वाले कंडीशन रख करके और सभी लोगों से पैसा लिया गया कि आपका परीक्षा है, आपका बच्चा नहीं देगा, ये नहीं होगा। उस तरह कर करके सारे विद्यालय के लोग जो हैं पैसा वसूले हैं। सरकार के द्वारा क्या की गई है इन लोगों पर? तो सबसे ज़्यादा कहीं ना कहीं यदि परेशान है तो शिक्षित लोग ही परेशान हैं। ब्राह्मण महासभा का अध्यक्ष हैं। ब्राह्मण महासभा के द्वारा इस स्थिति में क्या किया जा रहा है? क्योंकि पिछले साल बहुत कुछ लोगों की सेवा की गई, लगातार लोगों के पास राहत पहुंचाया गया। लोगों को बताया नहीं गया था, लेकिन हम जानते हैं कि क्या क्या किया गया। बहुत से लोग आगे आए। इस बार की स्थिति कुछ दूसरा है, भयानक है। पेंडेमिक सिचुएशन पिछले बार से बहुत भयानक है, लोग डरे हुए हैं। ऐसे में आप लोग अपने संगठन की तरफ से क्या कुछ कर रहे हैं? देखिए, संगठन में सबसे बड़ी समस्या जो आई, जितने भी लोग बीमार हुए, सबसे ज्यादा परेशानी यदि हुई तो उनको इलाज के लिए करके हुई। इलाज के लिए हमारे संगठन का एक लड़का जो है चंदन ओझा, जो कि लगातार, और उनकी टीम जो है सदर हॉस्पिटल में टेंट लगा करके, उसमें और सारे संगठन लोग सहयोगी थे, टेंट लगा करके जो रोड पर तड़प रहे थे उनको जो है टेंट में बेड लगा करके इलाज कराने का काम किया गया है। हमारे संगठन के लोग जहां जरूरत होता है, अभी संगठन के द्वारा जो है ऑक्सीजन जो है मंगाया गया है, वो भी है। और जितना तक हो सकता है संगठन समाज के हर वर्ग के लोगों के लिए जितना हो सकता है हर संभव मदद करने को तैयार है, करता है, आगे भी करता रहेगा। एक आखिरी सवाल, लोगों की सेवा करना क्या बिहार में अपराध है क्या आज के समय में? देखिए, क्योंकि जिस तरीके से पप्पू यादव का एक प्रकरण है, आपने देखा होगा, अभी तो जेल में है, उनकी रिहाई को लेकर काफी आंदोलन हो रहा है, लोगों में आक्रोश है, क्या कहेंगे? देखिए, यदि कमियां निकालना ये सरकार को लगता है तो ये खिलाफ है, तो मैं कहूंगा कि कमियां निकालने वाले आप एक को जेल में डालेंगे तो हजारों पैदा होंगे और आपकी कमियां को हमेशा निकालते रहेंगे। कमियां निकालना ये जो है गैर कानूनी नहीं है। आप कमियों में सुधार कीजिए, आप उसको संज्ञान में लीजिए, बल्कि आप जेल में डालकर एक पप्पू यादव को नहीं, लाखों पप्पू यादव बिहार में पैदा हैं और खड़े हो जाएंगे। उस दिन आपकी सरकार तिलमिला जाएगी और आप कहीं के नहीं रह जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर।